नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पटेल। हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रमुख श्रम कानूनों की सूची एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रमुख श्रम कानूनों की सूची का एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय श्रम कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच स्पष्ट व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने पर जोर देते हैं। इन सभी श्रम कानूनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि इन्हें उचित मजदूरी, काम के तय घंटे, जॉब सिक्योरिटी और बोनस जैसे अन्य लाभ मिलें। भारत में श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की ताकत केंद्र सरकार के पास है। दोस्तों, कोविड-19 के प्रकोप में कई राज्यों ने नियोक्ताओं, निवेशकों के पक्ष में श्रम कानूनों में ढील दी है, ताकि उनके राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। इस छूट से भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। जैसे यदि नियोक्ता चाहे तो कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर सकता है, काम के घंटे भी बढ़ा सकता है और कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर ज़्यादातर श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। तो श्रम कानूनों की और उनके प्रावधानों की व्याख्या आइए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून, जैसे नंबर 1 श्रमिक मुआवजा एक्ट 1923, नंबर 2 दी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, नंबर 3 मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, नंबर 4 औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, नंबर 5 भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, नंबर 6 न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, नंबर 7 कारखाना एक्ट 1948, नंबर 8 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, नंबर 9 बोनस भुगतान एक्ट 1965, नंबर 10 MRTU और PULP एक्ट 1971, नंबर 11 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, नंबर 12 श्रम कानून अनुपालन नियम, नंबर 13 कर्मचारी भविष्य निधि, नंबर 14 कर्मचारी राज्य बीमा, नंबर 15 सामूहिक सौदेबाजी, नंबर 16 असंगठित श्रम सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2009, नंबर 17 कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण एक्ट 2013। अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के प्रावधान के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत माध्यम है। इन यूनियनों की मदद से ही श्रमिकों द्वारा कंपनी के हायर मैनेजमेंट को कर्मचारियों की उचित मांगों को मनवाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को 2001 में संशोधित किया गया था। अब दूसरे पर आते हैं मजदूरी भुगतान एक्ट 1936। इस एक्ट में दोस्तों यह कानून को सुरक्षित करता है कि श्रमिक को समय पर और किसी भी अनाधिकृत कटौती के बिना मजदूरी वेतन मिलना चाहिए। वेज एक्ट 1936 की धारा 6 में कहा गया कि मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, ना कि मुद्रा जैसी किसी अन्य चीज़ों में, जैसे गाय, बकरी या ऐसी कोई मुद्रा तुल्य चीज़। तो दोस्तों, अब आते हैं औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 पर। इस अधिनियम में अस्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में प्रावधान है।
इसमें यह बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कैसे नौकरी से निकाला जा सकता है। इस कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है उसे केवल तभी नौकरी से निकाला जा सकता है जब उपयुक्त सरकारी कार्यालय संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई हो और अनुमति दी गई हो। बर्खास्तगी से पहले एक कर्मचारी को वैध कारण दिए जाने चाहिए। अस्थायी नौकरी वाले कर्मचारी को केवल सिद्ध कदाचार या कार्यालय से आदतन अनुपस्थित के लिए नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर, जो है न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948। यह एक्ट कानून विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों को काम और स्थान के अनुसार मजदूरी तय करने की शक्ति प्राप्त है। यह वेतन 143 से 1120 रुपये प्रतिदिन के बीच हो सकता है। भारत के राज्यों में यह न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है। मनरेगा योजना के तहत अकुशल कार्यों के लिए प्रतिदिन औसत मजदूरी दर में 11% की वृद्धि हुई है और यह अब 182 रुपये से बढ़कर 2020-21 के लिए 202 रुपये हो गई है। एक मनरेगा मजदूर को दादरा और नगर हवेली में 258 रुपये और महाराष्ट्र में 238 रुपये और पश्चिम बंगाल में 204 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, मातृत्व लाभ एक्ट 1961। दोस्तों यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, यानी काम से अनुपस्थित होने के बावजूद पूरी सैलरी का भुगतान। इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के अधिनियम 12 सप्ताह यानी 84 दिन की हकदार है। यह कानून उन सभी संगठित और गैर संगठित सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए यह कानून गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिला श्रमिकों की नौकरी की रक्षा करता है। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। अब 6वें नंबर पर आते हैं, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न एक्ट 2013। यह एक्ट दोस्तों कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है। यह एक्ट 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं: ए. पोर्नोग्राफी दिखाना, बी. यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, सी. यौन संबंधी टिप्पणी, डी. अनचाहा शारीरिक संपर्क करना, ई. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक क्रिया या गैर मौखिक व्यवहार, या अभद्र टिप्पणी। यह कानून सभी सार्वजनिक या निजी और संगठित या असंगठित क्षेत्र के ऑफिस में लागू किया जाना चाहिए जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं। यह कानून सभी महिलाओं, सभी उम्र की महिला कर्मचारियों और उनकी रोजगार की स्थिति से इतर की सुरक्षा करता है। अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने इस कानून को लागू नहीं किया, जिनमें कुछ भारतीय और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये भारत में कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून जो रोजगार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ये कानून काम करने की अच्छी स्थितियां, निश्चित काम के घंटे, उचित भुगतान, बोनस और मातृत्व लाभ जैसे सभी सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।